स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला पे। आज हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपसे समझ एवं ज्ञान के दृष्टिकोण से एक ऐसे बिंदु पे बात करेंगे जो हर विद्यार्थी के लिए उपयोगी है। और प्राय परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ से प्राय 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। शायद आप लोग इस बात से सब कोई परिचित होंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि हम ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जानेंगे। इसका जो पैरामीटर है, यानी कि विभिन्न प्रकार के गैसों को मापने का जो पैरामीटर तय किया गया, उस पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। विलंब न करते हुए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रीन हाउस किसे कहते हैं। प्राय आप सभी ने कहीं न कहीं अपने जीवन में देखा होगा पॉली बैग या कांच नुमा घर। बात समझिए, आप लोग जीवन में कभी न कभी पॉली हाउस या कांचनुमा घर देखे होंगे। प्रायः ठंडे प्रदेशों में जहाँ देखा जाए तो वहाँ अधिक मात्रा में ठंड पड़ती, यानी कि सूर्य का उदय बहुत कम मात्रा में होता है। तो वहाँ के लोगों को जीवन यापन करने के लिए प्रायः कांचनुमा घर, यानी कि जिसे प्रायः ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि पॉली हाउस या कांचनुमा घर बनाया जाता। उस कांचनुमा घर में प्रायः सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, यानी कि उस कांचनुमा जो घर बना या ग्रीन हाउस इफेक्ट जिससे प्रायः पॉली हाउस नुमा जो घर बना, वहाँ सब्जी उत्पादन करने के लिए उस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाता है। इसका मुख्य वजह यही है कि जैसे जब सूर्य का प्रकाश या सूर्य आकाश में उदय हो रहे हैं, तो जो भी सूर्य का जो प्रकाश है उसका वेवलेंथ अधिक होने के कारण वह जो भी कांचनुमा घर बना है या पॉलीथीन नुमा जो भी हम घर बनाए, तो उसमें तो वह प्रकाश प्रकाश यानी कि जो भी सूर्य का प्रकाश है उसका वेवलेंथ, जिसे प्राय वेवलेंथ को हिंदी में तरंगदैर्घ्य के नाम से भी जाना जाता है, वह उसमें प्रवेश करके कांचनुमा जो भी घर या पॉलीथीन-नुमा जो भी घर है उसमें वह प्रवेश करके पृथ्वी के धरातल पे आ जाता है। लेकिन सबको मालूम है कि जैसे सूर्य जैसे डूबते हैं, यानी कि रात का समय आता है, तो पृथ्वी जो भी ऊष्मा दिन में अवशोषित की रहती है वह रात में पुनः उन ऊष्माओं को परावर्तित करती। यानी कि परावर्तन के नियम से समझे तो जो भी पृथ्वी दिन में ऊष्मा को अवशोषित की है उसको रात में वो परावर्तित करती है। तो जब वह परावर्तित करती तो इसका जो वेवलेंथ होता है जिसे प्रायः तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, इसका वेवलेंथ कम होने के कारण जो भी कांचनुमा घर हम बनाए हैं या पॉलीथीन नुमा घर बनाए, तो उसकी सतह से यह टकराकर पुनः वापस आ जाती धरातल पे, जिसके कारण उस जो सरफेक्स है कांच के अंदर का जो धरातल है या पॉलीथीन नुमा जो घर है, उसके अंदर जो धरातल है उसका जो तापमान है समान अवस्था में बना रहता है। यानी कि जो एक निश्चित तापमान होना चाहिए सब्जी उगाने के लिए या जो भी अन्य फसल उगाने के लिए एक निश्चित तापमान होने चाहिए, उस प्रकार का अनुकूल तापमान प्राप्त होता है और उसे के दौरान हम सब्जी उत्पादन कर लेते हैं। इसे हम ग्रीन हाउस के नाम से जानते हैं। अब उसको हम तुलना करेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता वाकई में क्या है। आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में या बस गर्मी के मौसम छोड़िए बरसात के मौसम में जब पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश आता तो परावर्तन करने के बाद जब आकाश में प्रायः बादल लगे होते और उस समय हम देखते हैं कि बादल लगने की वजह से थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले बारिश की स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, यानी कि बारिश हुआ था। तो उस समय बादल लगा हुआ हो, हवा नहीं बह रही, तो उस समय हमें देखते हैं कि पूरा जो टेम्परेचर है उमस और उबाऊ जैसा होता है। ठीक इसी को तुलना किया जाए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में देखा जाए तो पृथ्वी पे विभिन्न गैसों का मिश्रण है। विभिन्न गैसों में देखा जाए तो जलवाष्प से लेके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन अनेक गैसों का मिश्रण है। जब यह गैस अधिक मात्रा में पृथ्वी की सतह पे विद्यमान होते, तो जब सूर्य का प्रकाश
सूर्य का प्रकाश जब यानी कि वायुमंडल में जिसमें हम रह रहे हैं क्षोभ मंडल में प्रवेश करता है, तो सूर्य का प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वह अधिक होने के कारण वह पृथ्वी की सतह पर प्रवेश कर जाता है। लेकिन जैसे ही जब पृथ्वी प्राय ऊष्मा वह अवशोषित करती, उसी ऊष्मा को वह परावर्तित करती। जब पृथ्वी से ऊष्मा यानी कि जब ऊष्मा का परावर्तन होता है, तो वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है, वह आपस में मिश्रण की वजह से देखा जाए तो जब गैस यानी कि सूर्य का प्रकाश वापस परावर्तन होता है, तो विभिन्न गैसों के मिश्रण के कारण प्राय जो भी सूर्य का प्रकाश था वह वायुमंडल में यानी कि अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं हो पाता। और जो विभिन्न गैस हैं वह एक लेयर या कंबल की काम करती है, उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आने पे वह पुनः परावर्तित नहीं हो पाता, जिसके कारण जो पृथ्वी का टेम्परेचर है या जो पृथ्वी का तापमान है उसके तापमान में वृद्धि होना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश का परिवर्तन न हो पाना, इसका मुख्य वजह यह है कि जैसे सूर्य के प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ है वह अधिक मात्रा में, जिसकी वजह से वह पृथ्वी के धरातल पे आ जाता है। लेकिन विभिन्न गैसों के मिश्रण के कारण यह गैस एक कंबल की भांति ऊपर जो हमारा वायुमंडल है उसमें वह एक कंबल की भांति वह काम करना शुरू कर देते हैं। जब पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश अपवर्तन होता है तो उसका वेवलेंथ कम होता है या तरंगदैर्घ्य कम होता है, जिसकी वजह से जो प्रकाश या ऊष्मा थी वह पृथ्वी के तापमान को निरंतर वृद्धि करती है, उसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। शायद यह आपको बात समझ में आ गई हो। हम लोग पुनः आगे पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। बातचीत हो चुकी है, अब बाद हम लोग उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसको मापने के लिए विभिन्न गैस को निर्धारित किया गया है। यानी कि विभिन्न गैसों को के दौरान यानी कि जो विभिन्न गैस हैं उसकी वजह से ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, ग्रीन हाउस में होता क्या है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है यानी कि तापमान में वृद्धि होना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कराने वाले कुछ प्रमुख गैस हैं, उन गैसों के बारे में हम जानेंगे। प्रायः गैसों से संबंधित परीक्षा में सीधे नाम देकर पूछ लिया जाता है कि फला यानी कि पांच छह गैस का नाम दिया रहेगा और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा गैस है जिसके कारण वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होता है। यार हमें उन गैसों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी तो यह प्रश्न बहुत सरल एवं आसान है। लेकिन जिन्हें उन गैसों के बारे में नहीं पता है कि कौन से गैस के कारण पृथ्वी के तापमान निरंतर वृद्धि हो रहे हैं, तो उस यह अपने आप में एक जटिल प्रश्न के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगा। तो हम देखेंगे कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर या तापमान है वृद्धि हो रहा है, उसमें सहयोग करने वाले प्रमुख गैस के रूप में वाटर वेपर जिसे प्रायः जल कहा जाता है। प्रायः जल के माध्यम से यानी कि जब उमर इसका सबसे अच्छा उदाहरण बरसात के दिनों वाला है कि बारिश होने के बाद यह आकाश में बादल हो तो उस समय देखा जाए तो हमारा जो टेम्परेचर है पृथ्वी का वो यानी कि उमस या उसर भरी दिन या रात के जैसे माहौल उत्पन्न होता थे। पृथ्वी के तापमान वृद्धि करने वाले गैस में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद देखा जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, फ्लोराइड गैस जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और प्रायः हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हम प्रायः फ्लोराइड गैस कहते हैं। इसका पूरा नाम देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक हेक्साफ्लोराइड यानी कि ग्रीन हैश गैस यानी कि विभिन्न गैसों का नाम में देखें, पहले नंबर पे हम लोग देखें जलवाष्प जिसे H2O के नाम से जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड,
नाइट्रज नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, फ्लोराइड गैस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद सल्फ्यूरिक हेक्साफ्लोराइड। अब हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ग्रीन हाउस गैस, यानी कि जिस जो हमने ऊपर उसमें हम देखेंगे कि किस गैस के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पृथ्वी का जो वैश्विक तापमान है किस गैस के कारण अधिक वृद्धि होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ लेंथ उसे कहते हैं, यानी कि जो भी गैस है उन गैस यानी कि किस गैस के कारण पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि तेजी से होती है उसे हम स्ट्रेंथ ऑफ गैस के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने के लिए, यानी कि पृथ्वी के तापमान में अगर वृद्धि हो रहा है तो इसको मापने के लिए प्रायः कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम एक पैरामीटर के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी कि पृथ्वी के तापमान में विभिन्न गैसों के दौरान जो भी वृद्धियां हो रही है उसको मापने के लिए प्रायः हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 पैरामीटर के रूप में प्रयोग करते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न कि अगर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है तो उस वृद्धि को मापने के लिए किस प्रकार, यानी उस वृद्धि को मापने के लिए मुख्य बिंदु यानी कि किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कि पृथ्वी के तापमान में अगर वृद्धि हो रहा है तो मानक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि वायुमंडलीय गैसों की दो विशेषताएं होती हैं ग्रीन हाउस में, यानी कि अगर कोई गैस वायुमंडल में है तो उसकी दो विशेषताएं होंगी। पहली विशेषता के रूप में देखा जाए तो उसका जीवन काल कितना होगा। पहली विशेषता के रूप में देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेशियम GW है ऊर्जा को अवशोषित करता और विकिरण करने की उसकी क्षमता, यानी कि पहली जो विशेषता है उसमें देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेशियम जिसे GWP के नाम से भी जाना जाता है उसमें ऊर्जा को अवशोषित, वह कितना ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है और कितनी मात्रा में वह उसकी विकिरण करने की क्षमता है। दूसरा उसकी जो जीवन काल है, यानी कि वह कितने समय तक वायुमंडल में गैस बना रहेगा। इसके साथ साथ जो रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हटाए जाने से पहले हटाए जाने से पहले वह पृथ्वी पे या वायुमंडल में कितने समय तक बना रहेगा। पहला विशेषता ये है कि उसका जो जो पोटेशियम GW ऊर्जा, यानी कि वह कितने मात्रा में ऊर्जा को उत्पन्न करेगा। और दूसरी यह प्रमुख विशेषता है कि वह वायुमंडल में कितने समय तक बना रहेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह मानक के रूप में माना गया है, इससे तुलना की जाती है विभिन्न गैसों को जिसकी हमने चर्चा की। अब हम एक एक देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेशियम, यानी कि उसकी जो ऊर्जा है वह एक माना गया है। कार्बन डाइऑक्साइड की ऊर्जा एक माना गया है और यह वायुमंडल में 100 वर्षों तक बना रहेगा। एक पोटेशियम जो ऊर्जा है यह वायुमंडल में 100 वर्षों तक बना रहेगा। मीथेन मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेशियम ऊर्जा है वह 25 है और यह 25 है, यह वायुमंडल में 12 वर्षों तक बना रहेगा। जबकि नाइट्रस ऑक्साइड जिसे H2O के नाम से जाना जाता है इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेशियम 265 है और वायुमंडल में इसके एक अणु 121 दिन
121 वर्ष बने रहेंगे। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से हम देख रहे हैं उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेशियम ऊर्जा 1 है। उसका 1 अणु वायुमंडल में 100 वर्ष तक बने रहेंगे। मीथेन का 25 है पोटेशियम ऊर्जा, जबकि उसके अणु 1 अणु 12 वर्ष तक वायुमंडल में बने रहेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेशियम ऊर्जा से आशय है कि कितनी मात्रा में वह पृथ्वी को तापमान में वृद्धि करने में सहयोग करेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल कर नाइट्रस ऑक्साइड का पोटेशियम ऊर्जा 265 है। वह वायुमंडल में 1 अणु 121 वर्ष तक बने रहेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेशियम ऊर्जा 10,200 है 10,200 है। वह वायुमंडल में 1 अणु 100 वर्षों तक बना रहेगा। वैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेशियम ऊर्जा 1204 है। यह वायुमंडल में 1 अणु 222 वर्ष बना रहेगा। जबकि सल्फ्यूरिक हाइड्रोफ्लोराइड जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेशियम ऊर्जा 2305 है। इसका 1 अणु 3200 वर्षों तक वायुमंडल में बना रहेगा। नाइट्रोजन ट्रिफ्लाइड यानी कि नाइट्रोजन ट्रिफ्लाइड इसका 1 अणु 1600 है। और 1 अणु इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेशियम 1600 है। यह वायुमंडल में 500 वर्षों तक 1 अणु बना रहेगा। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेशियम ऊर्जा 1600 है। यह वायुमंडल में बना रहेगा 500 वर्षों तक। यानी कि जो भी सबसे अधिक मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग देखा जाए तो अपने अधिकता के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से होता है। उसके बाद जिसका पोटेशियम ऊर्जा जितना अधिक रहेगा वह ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान या पृथ्वी के तापमान वृद्धि करने में उसका योगदान उतना ही ज़्यादा रहेगा। अगर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग अपने अधिकता के कारण किस गैस से होता तो कार्बन डाइऑक्साइड सही रहेगा। लेकिन अगर पोटेशियम से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक पोटेशियम यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में पोटेशियम ऊर्जा के अनुसार किस गैस का ज़्यादा रहेगा, तो हम इस सारणी के रूप में देखेंगे। और जिनका पोटेशियम ऊर्जा ज़्यादा रहेगा वह ग्लोबल वार्मिंग उनका अधिक होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। जिसका पोटेशियम ऊर्जा ज़्यादा रहेगा वह ग्लोबल वार्मिंग उतना ही अधिक मात्रा में करेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। उसमें से हम देख रहे हैं कि कौन कौन से कंट्रीब्यूट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न गैसों का मिश्रण है, उसको हम देखेंगे। मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने आप में सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने के कारण इसका योगदान 82% है। और मीथेन का 9%, नाइट्रस ऑक्साइड 6% योगदान है उसका। फ्लोराइड गैस का योगदान 3% है। एक बार पुनः देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान सबसे अधिक है, उसके बाद मीथेन, उसका नाइट्रेट, उसका फ्लोराइड का है। आज के लिए यहीं पे, इसके बाद हम बात करेंगे अगली कक्षाओं में। धन्यवाद तब के